Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 की, जिसका लक्ष्य था देश के 33% हिस्से पर वन हों। लेकिन 2011 की रिपोर्ट को देखें तो वास्तविक वन आवरण मतलब एक्चुअल फॉरेस्ट कवर सिर्फ 21% के आसपास था। यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से देखें तो ये अंतर क्यों मायने रखता है? देखिए, ये आंकड़ा सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारे जंगल कितने हैं। ये आंकड़ा सीधे सीधे हमारी वन संरक्षण नीतियों की कामयाबी, हमारी क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ताकत और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें हम कहाँ खड़े हैं, इन सब से जुड़ा है। बिल्कुल। तो हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को आप कह सकते हैं सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने है एनसीईआरटी कक्षा 11 की किताब इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और उसका अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति। हमारा मकसद है कि इस अध्याय से यूपीएससी के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो विश्लेषण है, वो निकाला जाए। हाँ, हम ये देखेंगे कि भारत में जो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं वो कहाँ उगते हैं, क्यों उगते हैं, कौन सी चीजें हैं जो उन्हें प्रभावित करती हैं, भारत के मुख्य वन कौन कौन से हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फॉरेस्ट कवर की असलियत क्या है, और सबसे जरूरी, इन जंगलों को और इनमें रहने वाले जानवरों को, वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। और हाँ, हम बीच बीच में यूपीएससी के जो पुराने सवाल हैं PYQs, उनसे भी इसे जोड़ते रहेंगे। बहुत अच्छे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, मतलब वो पेड़ पौधे जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप उगते हैं, वो किसी खास जगह पर ही क्यों पनपते हैं? इसके पीछे मुख्य भौगोलिक और जलवायु वाले फैक्टर्स कौन से हैं? मुख्य तौर पर देखिए 4 कारक हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है जलवायु, क्लाइमेट। इसमें तापमान और खास तौर पर बारिश, मतलब कितनी बारिश हो रही है और कब हो रही है, ये बहुत मायने रखता है। भारत की जो मानसूनी जलवायु है और उसमें जो अलग अलग क्षेत्रों में फर्क है, वही अलग अलग तरह के वनों की बुनियाद है। हाँ, ये तो है। जैसे हम देखते हैं ज्यादा बारिश वाले इलाके जैसे पश्चिमी घाट या उत्तर पूर्व, वहाँ सदाबहार वन मिलते हैं, और कम बारिश वाले राजस्थान जैसे इलाकों में कंटीले वन। अच्छा, दूसरा कारक क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, मैदानी इलाकों में अलग तरह की वनस्पति होगी। तीसरा कारक है मिट्टी, सॉइल। अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग पौधों को सहारा देती है। और चौथा सूर्य का प्रकाश, फोटो पीरियड, भी खासकर पहाड़ी ढलानों पर असर डालता है कि किस तरफ ज्यादा धूप मिल रही है। तो मतलब ये सारे कारक मिलकर ही तय करते हैं कि कहाँ कैसी वनस्पति उगेगी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण शायद पश्चिमी घाट है ना? हाँ, बिल्कुल सही। पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान है, जहाँ मानसून की हवाएं सीधी टकराती हैं, वहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। तो वहाँ आपको घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स मिलते हैं। लेकिन उन्हीं पहाड़ों के पूर्वी ढलान जो बारिश के रास्ते में नहीं आते, जिसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया कहते हैं, वहाँ बारिश एकदम से कम हो जाती है। नतीजा, वहाँ आपको पर्णपाती वन मतलब डिसिडुअस फॉरेस्ट्स मिलेंगे। तो देखिए कैसे जलवायु और उच्चावच ने मिलकर वनस्पति का प्रकार तय कर दिया। ठीक है, तो चलिए भारत के जो मुख्य वन प्रकार हैं उनको एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे घने और जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। क्या खासियतें हैं इनकी? ये वो जंगल है जहां बहुत ज्यादा बारिश, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, और ऊंचा तापमान रहता है। यहाँ पेड़ इतने पास और ऊंचे 60 मीटर से भी ज्यादा होते हैं कि उनकी पत्तियां ऊपर एक छत सी बना लेती हैं, जिसे वितान या कैनोपी कहते हैं। ये इतनी घनी होती है कि नीचे जमीन तक सूरज की रोशनी ठीक से पहुंच ही नहीं पाती। अच्छा। और हाँ, एक और खास बात यह है कि यहाँ पेड़ों के पत्ते गिरने का कोई एक तय मौसम नहीं होता। अलग अलग पेड़ अलग अलग समय पर पत्ते गिराते हैं, इसलिए ये जंगल साल भर हरे भरे दिखते हैं। और जैव विविधता मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी, वो तो यहाँ कमाल की होती है। और मुझे याद आ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में शायद इसी से जुड़ा एक सवाल था कि किन वनों में ऊंचे पास पेड़ होते हैं जिनका शिखर एक सतत वितान बनाता है, और जहां एपिफाइट्स मतलब अधिपादप वो बहुत मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल।
उसका जवाब यही सदाबहार वन थे। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये मिलते कहाँ हैं? तो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां जैसे मेघालय, असम, नागालैंड वगैरह में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लकड़ी इनकी काफी कठोर होती है, जैसे रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी। और अर्ध सदाबहार वो क्या है? वो दरअसल सदाबहार और जो अगले हम पढ़ेंगे नम पर्णपाती वन, उनके बीच के वन हैं, जहां बारिश सदाबहार वनों जितनी ज्यादा नहीं होती, पर पर्णपाती से ज्यादा होती है। ये थोड़े कम घने होते हैं। इसमें आपको सफेद देवदार, हॉलॉक, कैल जैसी प्रजातियां मिलेंगी। ठीक है, समझ गया। तो ये हुए सदाबहार और अर्ध सदाबहार। अब आते हैं उन वनों पर जो भारत के सबसे बड़े हिस्से पर फैले हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सीधा संबंध मानसून की बारिश से है। इन्हें हम बारिश के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटते हैं। जहां बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, वहां मिलते हैं नम पर्णपाती वन, मॉइस्ट डिसिड्यूस फॉरेस्ट। ये आपको हिमालय के नीचे वाले हिस्सों, फुटहिल्स, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर और ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मिलेंगे। और इनमें लकड़ियां काफी कीमती मिलती हैं शायद। हाँ बिल्कुल, सागौन और साल इन्हीं वनों की देन है, जो बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व रखते हैं। इनके अलावा शीशम, महुआ, आंवला, चंदन जैसी प्रजातियां भी यहीं मिलती हैं। चंदन खासकर दक्षिणी हिस्सों में। अच्छा, और जहां बारिश और कम होती है, मतलब 70 से 100 सेंटीमीटर, वहां मिलते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये भारत के और भी बड़े इलाके में फैले हैं, प्रायद्वीप के ज्यादातर हिस्से और उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी इलाके। ये दरअसल नम पर्णपाती और जो आगे हम कंटीले वन देखेंगे, उनके बीच के इलाके हैं। इनकी खासियत ये है कि गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी होती है, तो ये अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। ओह, तो वो एकदम खाली से दिखते होंगे। हाँ, उस समय एक पार्कलैंड जैसा लैंडस्केप बन जाता है। मतलब घास के मैदानों में कहीं कहीं पेड़ नजर आते हैं। इनमें तेंदू, जिसके पत्ते बीड़ी बनाने में काम आते हैं, पलास, अमलतास, बेल, खैर जैसी प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है। तो पर्णपाती वन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में है और आर्थिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां बारिश और भी कम, मतलब 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जैसे भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा। हाँ, वहां हमें मिलते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स। यहाँ की वनस्पति एकदम अलग होती है। बारिश बहुत कम होने की वजह से पेड़ बिखरे हुए होते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं होते, और उनमें पानी बचाने के लिए कई एडेप्टेशंस होते हैं। जैसे? क्या एडेप्टेशंस? जैसे उनकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत लंबी हो जाती हैं, पत्तियां अक्सर छोटी होती हैं या फिर कांटों में बदल जाती हैं, ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो। तना कई बार मांसल और हरा होता है, जो फोटोसिंथेसिस का काम भी कर लेता है, जैसे कैक्टस नागफनी में। यहाँ आपको बबूल, खजूर, यूफोर्बियाज, कैक्टस ये सब आम मिलेंगे। ये गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा के जो अर्धशुष्क इलाके हैं, वहां पाए जाते हैं। समझ गया, बिल्कुल अलग तरह का अडाप्टेशन है पानी की कमी से। चलिए अब जरा मैदानों से पहाड़ों की ओर चलते हैं। पहाड़ों पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान कम होता है और इसका सीधा असर वनस्पति पर पड़ता है। हिमालय के पर्वतीय वनों में ये बदलाव कैसे दिखता है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, हिमालय में ऊंचाई के साथ वनस्पति की पूरी परतें बदलती जाती हैं, जिसे हम ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन कहते हैं। सबसे नीचे तलहटी फुटहिल्स में तो आपको पर्णपाती वन ही मिलेंगे। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आपको आर्द्र शीतोष्ण वन, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स मिलते हैं। यहाँ ओक और चेस्टनट जैसे चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पेड़ ज्यादा होते हैं। और उसके ऊपर लगभग 1500 से 3000 मीटर के बीच आपको कोणधारी वन, मतलब कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलने लगते हैं। इसमें चीड़ पाइन, खासकर चीड़ पाइन जो काफी व्यावसायिक महत्व का है, और पश्चिमी हिमालय में देवदार जो बहुत कीमती लकड़ी है और वहीं का स्थानिक एंडेमिक भी है, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा स्प्रूस, ब्लू पाइन भी मिलते हैं। कश्मीर में चिनार और अखरोट के पेड़ भी इसी जोन में मिलते हैं, जो वहाँ के हस्तशिल्प के लिए जरूरी हैं।
देवदार तो बहुत मजबूत लकड़ी मानी जाती है। अच्छा, और 3000 मीटर से भी ऊपर जाएं तो? 3000 से 4000 मीटर के बीच आपको अल्पाइन वनस्पति मिलती है। इसमें सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्च और बहुत खूबसूरत रोडोडेंड्रॉन के पेड़ या झाड़ियां मिलती हैं। यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग इलाकों में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग या बुग्याल या पयार कहते हैं। अच्छा, ये वही घास के मैदान है जिनका इस्तेमाल जनजातियां करती हैं? हाँ बिल्कुल। गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, गद्दी जैसी कई जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं। मतलब गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर इन ऊंचाई वाले चारागाहों में आ जाती हैं और सर्दियों में वापस नीचे चली जाती हैं। और 4000 मीटर से भी ऊपर जाएं तो फिर पेड़ नहीं मिलते, वहां सिर्फ काई और लाइकेन जैसी टुंड्रा वनस्पति ही मिलती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में ज्यादा घनी वनस्पति होती है, क्योंकि वहां धूप और बारिश ज्यादा मिलती है। ये तो हुई हिमालय की बात। दक्षिण भारत के पहाड़ों पर भी तो पर्वतीय वन मिलते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, नीलगिरी में। क्या वो हिमालय जैसे ही होते हैं या कुछ अलग हैं? नहीं, वो अलग हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के पहाड़ हिमालय जितने ऊंचे नहीं हैं, तो वहां आपको एल्पाइन या टुंड्रा जैसी वनस्पति नहीं मिलेगी। दक्षिण में मुख्य रूप से 2 ही तरह की पर्वतीय वनस्पति मिलती है, उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल और शीतोष्ण टेम्परेट। और जो शीतोष्ण वन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों की ऊंचाई पर मिलते हैं, उन्हें खास नाम दिया गया है, शोलाज। शोलाज, हाँ, ये नाम सुना है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है शायद। हाँ बिल्कुल। शोलाज वन नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ये लोकेशन याद रखनी चाहिए। ये दरअसल घाटियों में पाए जाने वाले घने जंगल हैं, जिनके बीच बीच में घास के मैदान होते हैं। इनमें मिलने वाली प्रजातियां जैसे मैग्नोलिया, लैरल, सिंकोना, वैटल, ये हिमालय की शीतोष्ण प्रजातियों से अलग होती हैं। ये एक क्षेत्रीय भिन्नता वाकई बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब तक हमने जमीन के वनों की बात की। अब जरा तटीय और दलदली इलाकों की खास वनस्पति पर आते हैं। विलांचली वन और अनूप वन, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स। इसमें आर्द्र भूमियां और मैंग्रोव दोनों आ जाते हैं। बिल्कुल। भारत में आर्द्र भूमियों मतलब वेटलैंड्स का एक बहुत बड़ा और विविध नेटवर्क है। झीलें, तालाब, जलाशय, दलदली इलाके, नदियों के डेल्टा, लेगून, ये सब इसमें आते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारत की लगभग 70% आर्द्र भूमि चावल की खेती के तहत है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है, जल शुद्धिकरण से लेकर बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण तक। और कुछ खास आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी मिला है। रामसर स्थल तहत रामसर स्थल, रामसर साइट्स घोषित किया जाता है। भारत में कई रामसर स्थल हैं। 2 सबसे पुराने और प्रसिद्ध हैं, उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। प्रीलिम्स के लिए भारत के प्रमुख रामसर स्थलों की लोकेशन और उनकी खासियत पता होनी चाहिए। ठीक है। और मैंग्रोव वन, ये कहाँ मिलते हैं और ये इतने खास क्यों हैं? मैंग्रोव बहुत ही खास किस्म के जंगल हैं जो समुद्र तट के किनारे, खारे पानी के दलदलों में, नदियों के मुहानों, एस्चुरीज पर और जहां ज्वार भाटा आता है उन इलाकों में उगते हैं। इनमें खासियत ये होती है कि ये नमक वाले पानी को सहन कर सकते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट। इनकी जड़ें भी खास होती हैं जो इन्हें दलदली मिट्टी में सीधा खड़ा रखती हैं और हवा लेने में मदद करती हैं, जैसे न्यूमेटोफोर्स। और इनका महत्व क्या है? ये तटों को समुद्री लहरों और तूफानों से होने वाले कटाव से बचाते हैं, एक तरह से प्राकृतिक दीवार का काम करते हैं। और ये मछलियों, केकड़ों और कई दूसरे समुद्री जीवों के लिए प्रजनन स्थल, नर्सरी ग्राउंड का काम करते हैं। बहुत सारे पक्षियों को भी ये आसरा देते हैं। भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र तो सुंदरबनी है ना? हाँ, पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रॉयल बंगाल टाइगर का एक बहुत महत्वपूर्ण घर भी। ये बात यूपीएससी प्रीलिम्स 2013-2020 के एक सवाल Q100 से भी जुड़ती है, जहां क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में पूछा गया था। सुंदरवन उसका एक विकल्प था। अच्छा,
और सुंदरबन के अलावा मैंग्रोव कहाँ मिलते हैं? सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सबसे ज्यादा विकसित है। दुनिया के कुल मैंग्रोव का लगभग 7% भारत में है। इनके अलावा महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा पर भी महत्वपूर्ण मैंग्रोव क्षेत्र हैं। लेकिन इन पर अतिक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा है, इसलिए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। वैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 क्वेश्चन 17 में नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय की गारो हिल्स में और लोकटक झील मणिपुर के बारे में पूछा गया था। ये भी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। लोकटक झील तो अपनी तैरती हुई वनस्पति फुमडी के लिए मशहूर है। ठीक है, तो हमने भारत के लगभग सभी प्रमुख वन प्रकार देख लिया। अब जरा आंकड़ों पर आते हैं, जो अक्सर यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। वन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया, और वास्तविक वनावरण, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, इन दोनों में क्या अंतर है और भारत की स्थिति क्या है? ये अंतर समझना क्यों जरूरी है? ये बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए, वन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया, वो जमीन है जो सरकारी रिकॉर्ड में, जैसे राजस्व विभाग के कागजों में, वन के तौर पे दर्ज है। भले ही आज वहां पेड़ हो या ना हो, वो जमीन वन भूमि कहलाती है। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से ये करीब 23% था। अच्छा, मतलब ये कानूनी दर्जा है। हाँ। दूसरी तरफ वास्तविक वन आवरण, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, वो क्षेत्र है जहां सचमुच में पेड़ उगे हुए हैं, जिसे सैटेलाइट तस्वीरों से मापा जाता है। 2011 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ 21% के आसपास था। इसमें भी अगर हम और अंदर जाएं तो घने वन करीब 12.3% और खुले वन करीब 8.75% थे। तो आप देख सकते हैं, कानूनी वन क्षेत्र और असल में पेड़ों से ढका क्षेत्र, इनमें अंतर है। और हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य कितना है? 33%। तो हम असलियत में लक्ष्य से काफी पीछे हैं। और ये जो 21% है, ये भी पूरे देश में एक जैसा नहीं होगा, राज्यों में काफी फर्क होगा। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है। एक तरफ लक्षद्वीप है जहां लगभग 0% वनावरण है सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से। दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार है जहां लगभग 87% क्षेत्र वनों से ढका है। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, यहाँ वनावरण बहुत ज्यादा है, अक्सर 60, 70, 80% से भी ऊपर। इसका कारण वहाँ की पहाड़ी जमीन और भारी बारिश है। और कम कहाँ है? उत्तर पश्चिमी राज्यों में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ 10% से भी कम वनावरण है। प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर राज्यों में ये 20 से 30% के बीच है। एक और दिलचस्प बात यह है कि देश के जो 188 जनजातीय जिले, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो देश का करीब 34% ही है, लेकिन देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 60% इन्हीं जिलों में केंद्रित है। ये आंकड़े वाकई स्थिति को साफ करते हैं। अब इन वनों और इनमें रहने वाले वन्य जीवों के संरक्षण पर आते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारत सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए? शुरुआत शायद वन नीति से करनी चाहिए। हाँ, वनों का महत्व तो हम जानते ही हैं। पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता, जलवायु नियंत्रण, मिट्टी संरक्षण, पानी का स्रोत और करोड़ों लोगों की आजीविका, खासकर आदिवासी समुदायों की। इनके संरक्षण के लिए भारत ने 1952 में अपनी राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाई थी, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नीति के मुख्य लक्ष्य क्या थे? मुख्य लक्ष्य तो वही था, देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के तहत लाना। इसके अलावा पर्यावरण स्थिरता बनाए रखना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और जेनेटिक पूल का संरक्षण करना, मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण को रोकना, बाढ़ और सूखे को कम करना। साथ ही इसमें सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री और वनीकरण, एफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों की ईंधन, चारा और छोटी लकड़ी की जरूरतों को पूरा करना और लकड़ी के विकल्पों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। और सबसे जरूरी, वन संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना, जिसमें महिलाओं की भागीदारी खास तौर पर सुनिश्चित की जाए। और ये नीति आदिवासी समुदायों के लिए वनों के महत्व को भी मानती है। हाँ, बिल्कुल। ये मानती है कि वन कई जनजातीय समुदायों के लिए घर, आजीविका और अस्तित्व का आधार है। उन्हें भोजन, फल, पत्ते, शहद, जड़ें, शिकार, घर बनाने का सामान, सब कुछ वनों से मिलता है।
नीति ये भी कहती है कि उनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग वन विकास में किया जाना चाहिए और उन्हें सिर्फ लघु वनोपज इकट्ठा करने वाला नहीं बल्कि उनके उत्पादन में भागीदार बनाया जाना चाहिए। और यहीं पर शायद पीसा एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जी। जैसे कानून बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एकदम सही। पीसा एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इसी दिशा में बड़े कदम है। ये कानून पारंपरिक वनवासियों और आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक वन संसाधनों पर अधिकार देते हैं और वन प्रबंधन और संरक्षण में उनकी भूमिका को कानूनी मान्यता देते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में इन दोनों एक्ट से जुड़े सवाल Q25, Q26 पूछे गए थे, जो इनकी अहमियत दिखाता है। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी का मतलब है पर्यावरण, समाज और ग्रामीण विकास में मदद करने के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना, और खास तौर पर खाली पड़ी बंजर या सामुदायिक भूमि पर पेड़ लगाना। इसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक वनों पर से दबाव कम करना और स्थानीय समुदायों को, खासकर भूमिहीनों को, ईंधन, चारा, फल और छोटी लकड़ी उपलब्ध कराना। इसे राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में बांटा भी था शायद। हाँ, उन्होंने इसे 3 हिस्सों में बांटा था। एक, शहरी वानिकी, अर्बन फॉरेस्ट्री, शहरों और उनके आसपास खाली पड़ी सार्वजनिक और निजी जमीन पर पेड़ लगाना, जैसे पार्क, सड़क किनारे, औद्योगिक और व्यावसायिक परिसरों में ग्रीन बेल्ट बनाना। 2, ग्रामीण वानिकी, रूरल फॉरेस्ट्री। इसमें 2 चीजें आती हैं, कृषि वानिकी और सामुदायिक वानिकी। कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, इसमें किसान अपनी ही जमीन पर खेती के साथ साथ पेड़ भी उगाते हैं। इससे उन्हें अनाज, चारा, ईंधन, लकड़ी, फल सब एक साथ मिल जाता है। सामुदायिक वानिकी, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, इसमें समुदाय द्वारा सामुदायिक भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे गांव के चारागाह, मंदिर की जमीन, सड़क या नहर के किनारे, स्कूल परिसर में। इसका लाभ पूरे समुदाय को मिलता है। 3, फार्म वानिकी, फार्म फॉरेस्ट्री, इसमें किसान अपने खेतों की मेड़ों पर या खाली पड़ी जमीन पर व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ लगाते हैं। वन विभाग अक्सर इसके लिए मुफ्त पौधे भी उपलब्ध कराता है। तो मूल विचार यह है कि लोग खुद पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें, जिससे जंगलों पर बोझ कम हो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब वनों से जुड़े वन्य जीवों के संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं। भारत में इतनी विविधता क्यों है और इनकी संख्या कम क्यों हो रही है? भारत में वन्य जीवों की विविधता का कारण यहाँ के विविध पारिस्थितिकी तंत्र हैं, डाइवर्स इकोसिस्टम्स। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, विशाल मैदान, रेगिस्तान, लंबा समुद्र तट, द्वीप समूह। दुनिया की ज्ञात पौधों और जानवरों की प्रजातियों का लगभग 4-5% भारत में पाया जाता है। लेकिन औद्योगिक और तकनीकी विकास के साथ जंगलों का शोषण बढ़ा है। हाँ, मतलब विकास की कीमत चुकानी पड़ी है। बिल्कुल। खेती के लिए, इंसानी बस्तियों के लिए, सड़कों, बांधों, खनन के लिए जंगलों की कटाई हुई है। जंगलों पर चारे और ईंधन की लकड़ी का दबाव बढ़ा है। पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, ओवर ग्रेजिंग भी एक समस्या है। और फिर शिकार, चाहे वो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का शौक रहा हो या आज के जमाने में अवैध व्यापार के लिए होने वाला अवैध शिकार, पोचिंग, जंगल की आग भी एक बड़ा खतरा है। इन सब वजहों से वन्य जीवों की संख्या और उनके रहने की जगह दोनों कम हुई हैं। इन खतरों से निपटने के लिए और वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या कानूनी और संस्थागत उपाय किए गए हैं? सबसे महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों, एंडेंजर्ड स्पीसीज को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और देश में राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क्स और वन्यजीव अभयारण्यों, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की स्थापना के लिए कानूनी आधार देना था। इस कानून को 1991 में और सख्त बनाया गया, जिसमें सजा बढ़ाई गई और कुछ पौधों की प्रजातियों को भी सुरक्षा दी गई। हाँ, आपने पौधों की सुरक्षा की बात की। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013, 2020 Q81 में एक सवाल था कि अगर किसी पौधे को इस एक्ट के अनुसूची 6 में रखा जाता है
तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उस पौधे को उगाना, कल्टीवेट प्रतिबंधित है और ऐसा करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। उसे जानबूझकर उखाड़ा या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये दुर्लभ और खतरे में पड़ी पौधों की प्रजातियों को बचाने के लिए है। इस एक्ट के तहत ही पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया गया है। इनकी संख्या समय के साथ बदलती रहती है। एनसीईआरटी अपेंडिक्स वी के अनुसार 103 राष्ट्रीय उद्यान और 535 अभयारण्य थे, लेकिन ये संख्या बढ़ चुकी होगी। इनकी लोकेशन प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है ना? हाँ जैसे कॉर्बेट, काजीरंगा, गिर, रणथंभौर। हाँ बिल्कुल। कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम, गिर गुजरात, रणथंभौर राजस्थान, पेरियार केरल, कान्हा मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, ये कुछ मशहूर नाम हैं। इनकी लोकेशन, ये किस राज्य में है और कौन से खास जानवर के लिए जाने जाते हैं, ये सब प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही कुछ खास प्रजातियों को बचाने के लिए विशेष परियोजनाएं भी शुरू की गईं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था और ये दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। जब ये शुरू हुआ था तब 9 टाइगर रिजर्व्स थे और अब इनकी संख्या 50 से ज्यादा हो गई है। इससे बाघों की आबादी को बढ़ाने में काफी मदद मिली है। 2006 में जहां बाघों की संख्या 1411 थी, वो 2010 में बढ़कर 1706 हो गई और अब तो ये संख्या और भी ज्यादा है। और वो प्रीलिम्स का सवाल भी था, किस टाइगर रिजर्व का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सबसे बड़ा है? हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013-2020 Q100 का सवाल। विकल्प थे कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, सुंदरवन। सही उत्तर था नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसी तरह 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया, हाथियों और उनके गलियारों को बचाने के लिए। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना कश्मीर स्टैग के लिए, हिमालयी कस्तूरी मृग का संरक्षण, ये कुछ और उदाहरण हैं। नेशनल पार्क और सेंचुरी के अलावा एक और कैटेगरी है संरक्षण क्षेत्रों की, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स ये क्या है और ये नेशनल पार्क से कैसे अलग हैं? बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत स्थापित किए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से थोड़े अलग हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ वन्यजीवों और पौधों का संरक्षण करना ही नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र के समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है, जिसमें इंसान भी शामिल हैं। मतलब ये संरक्षण के साथ साथ सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देते हैं। तो इनका फोकस ज्यादा बड़ा होता है? हाँ, ये काफी बड़े क्षेत्र होते हैं जिनमें अक्सर एक या ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य कोर जोन के रूप में शामिल होते हैं। इसके चारों ओर बफर जोन होता है, जहां सीमित मानवीय गतिविधियां जैसे अनुसंधान, शिक्षा, पर्यटन की अनुमति होती है। और सबसे बाहर एक ट्रांजिशन जोन होता है, जहां स्थानीय समुदाय रहते हैं और अपनी पारंपरिक गतिविधियां करते हैं, लेकिन टिकाऊ तरीके से। तो यहाँ संरक्षण और मानव विकास को साथ लेके चलने की कोशिश की जाती है। इनमें से कई को यूनेस्को ने भी अपने मैप नेटवर्क में शामिल किया है। एनसीईआरटी में 10 का जिक्र है, पर ये संख्या अब बढ़कर 12 हो गई है। कुछ प्रमुख उदाहरण है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986 में स्थापित। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। इसमें वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई अभयारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जैसे कई संरक्षित क्षेत्र आते हैं। ये नीलगिरी तहर और लायन टेल्ड मैकाक जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए जाना जाता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में है। यहाँ शीतोष्ण वन पाए जाते हैं और ये हिम तेंदु, स्नो लेपर्ड, काले भालू, भूरे भालू, कस्तूरी मृग का घर है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, जैसा हमने पहले बात की, ये विशाल मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु के तट पर भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये समुद्री जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रवाल भित्तियां, समुद्री घास, मैंग्रोव और लुप्तप्राय समुद्री गाय डुगोंग पाई जाती हैं। ये सभी स्थान और इनकी विशेषताएं प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। नोकरेक मेघालय,
मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, अगस्त्यामलाई केरल तमिलनाडु, ये कुछ और महत्वपूर्ण नाम हैं। हाँ, इनकी लोकेशन मैप पर देखना और इनकी मुख्य प्रजातियों या विशेषताओं को याद रखना फायदेमंद होता है। बहुत बढ़िया। तो हमने इस अध्याय के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को छू लिया है। वनों के प्रकार, उनको प्रभावित करने वाले कारक, वनावरण की स्थिति, वन और वन्यजीव संरक्षण के प्रयास, कानून, नीतियां, संरक्षित क्षेत्र। अब समय है कि हम संक्षेप में मुख्य टेकअवेज देख लें जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा काम के हैं। पहले प्रीलिम्स के नजरिए से क्या याद रखना चाहिए? ठीक है, प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स टू रिमेंबर है। शब्दावली, टर्म्स, सभी वन प्रकार, सदाबहार, पर्णपाती, नम, शुष्क, कंटीले, पर्वतीय, वेलांचलियन, अनूप, मैंग्रोव। शोलाज, ऋतु प्रवास, ट्रांसह्यूमन्स, आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स, रामसर स्थल, वन क्षेत्र वर्सेस वन आवरण, सामाजिक वानिकी, शहरी, ग्रामीण, कृषि सामुदायिक, फार्म, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और उसकी अनुसूचियां, खासकर 6, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, एमएबी प्रोग्राम, स्थान, लोकेशंस। पश्चिमी घाट, पश्चिमी वर्सेस पूर्वी ढलान, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार, सुंदरवन, महानदी गोदावरी कृष्णा डेल्टा, हिमालय एल्टीट्यूडनल जोन्स, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, शोलाज, चिल्का झील, केवलादेव पार्क, नोकरेक, लोकटक झील, नामदफा, साइलेंट वैली, प्रमुख नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट, काजीरंगा, नागरहोल, वायनाड, सत्यमंगलम आदि, प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी आदि, एएन द्वीप समूह, लक्षद्वीप। प्रजातियां, रोजवुड, महागोनी, सागौन, साल, चंदन, देवदार, चीड़, पाइन, ओक, रोडोडेंड्रॉन, सुंदरी वृक्ष, मैंग्रोव, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, नीलगिरी तहर, लायन टेल्ड मकाथ, हिम तेंदुआ, डुगोंग समुद्री गाय, कस्तूरी मृग, हंगुल। अधिनियम और नीतियां, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और संशोधन, वन नीति 1952-1988, पीएसए 1996, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। आंकड़े, डेटा ट्रेंड्स ज्यादा महत्वपूर्ण, वन आवरण प्रतिशत, कुल सघन खुला, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, रामसर स्थलों की संख्या, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व की अनुमानित संख्या, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट की शुरुआत। ये काफी विस्तृत लिस्ट है प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के नजरिए से क्या मुख्य बातें या एनालिटिकल पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए? मेंस के लिए मेरे ख्याल से 3-4 मुख्य बिंदु भरते हैं। वन, जलवायु और भौगोलिक कारकों का संबंध। ये विश्लेषण करने की क्षमता कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को जलवायु, खासकर मानसून वर्षा और उच्चावर्ष यानी रिलीफ जैसे कारक कैसे प्रभावित करते हैं, उदाहरणों के साथ समझाना। 2, वनों का पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व। विभिन्न प्रकार के वनों का इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है और उनका सतत प्रबंधन क्यों जरूरी है। 3, वन और वन्य जीव संरक्षण की चुनौतियां और रणनीतियां। भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण के सामने क्या चुनौतियां हैं, जैसे अतिक्रमण, अवैध शिकार, मानव वन्यजीव संघर्ष, विकास बनाम संरक्षण का द्वंद्व, और इनसे निपटने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। कानूनी उपाय, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, सामुदायिक भागीदारी, विशेष परियोजनाएं। 4, सामाजिक वानिकी और जनजातीय समुदायों की भूमिका। वन संरक्षण और सतत विकास में सामाजिक वानिकी और जनजातीय समुदायों के अधिकारों और उनकी भागीदारी का क्या महत्व है। इसमें संबंधित कानूनों, एफआरए, पीएसए का जिक्र जरूरी है। शानदार। तो आज हमने एनसीईआरटी के इस अध्याय के जरिए भारत की प्राकृतिक वनस्पति की अद्भुत विविधता, उसके भौगोलिक आधार और उसके संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का एक तरह से गहन विश्लेषण किया। ये सारी जानकारी यूपीएससी की तैयारी के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुरमुट नहीं है। ये बहुत जटिल पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो भारत के पर्यावरण, यहाँ की जलवायु, पानी की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता
अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों, खासकर वनों पर निर्भर समुदायों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अंत में हमेशा की तरह एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जैसे जैसे भारत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन का खतरा भी सामने है, ऐसे में क्या हम अपनी इस अनमोल वन संपदा और जैव विविधता को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हुए विकास की जरूरतों के साथ संतुलन बना सकते हैं? ये संतुलन साधना ही शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है। जरूर सोचिएगा इस पर। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.